का आदर्श विद्या मंदिर ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 के सामाजिक विषय पाठ 1 का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। मानचित्र 1 और 2 पर नजर डालिए। मानचित्र 1 अरब भूगोलवेत्ता अल-इदरिसी ने 1154 में बनाया था। यहाँ जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। मानचित्र 2 एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं मगर उनमें काफ़ी अंतर है। अल-इदरिसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहाँ हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं। और उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज। मानचित्र 2 पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया। इस काल अवधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी। यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा। उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है और यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपने समुद्री यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। अब हम इसे प्रश्न बनता है कि मानचित्रकार किसे कहते हैं। जो व्यक्ति मानचित्र या नक्शे बनाता है उसे मानचित्रकार कहते हैं। कि जैसे 12वीं सदी के अरब भूगोलवेत्ता अल-इदरिसी और 18वीं सदी के आरंभ में गियोम दे लिस्ले के फ्रांसीसी मानचित्रकार एटलस नुवो बने। अब आगे बढ़ते हैं कि लेकिन अब भीतरी इलाकों पर नज़र डालें। क्या इनमें भी उतने ही ब्यौरे हैं जितने समुद्र तट वाले हिस्से में हैं। गंगा के मार्ग को देखें, इसे किस तरह से दर्शाया गया है। इस मानचित्र के तटीय और भीतरी इलाकों के बीच ब्यौरे बारीकी का जो अंतर है, आपके ख्याल में उसका कारण क्या है। इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था और इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों और लाखों का अध्ययन करते हैं और तो उनके लिए यह उन सूचनाओं के संदर्भों का और उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना जरूरी होता है। अब आगे बढ़ते हैं नई और पुरानी शब्दावली। तो हम देखते हैं कि इसमें और भी प्रश्न उठते हैं, जैसे मानचित्र कब बनाया गया। पहला मानचित्र कब बनाया गया, यह प्रश्न उठता है। तो भूगोलवेत्ता अल-इदरिसी ने 1154 में बनाया था और दोनों मानचित्रों में कितना अंतर है, 600 वर्ष। दोनों मानचित्रों में 600 वर्ष का अंतर है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदली है। उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई,
समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द लीजिए कि आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। आज हम क्या लेते हैं इसे कि आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग उस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था, मगर जहाँ भारत का एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जोड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा सादा शब्द ही ले लीजिए और हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय न हो। तो इसमें भारतीय न हो और मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग न हो विदेशी कहलाता था। ऐसे व्यक्ति जो हिंदी में परदेशी और फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। इसमें यह प्रश्न उठता है कि 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किसके लिए किया? 16वीं सदी में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किसके लिए किया? तो बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे के वीडियो में हम इसका शेष भाग पढ़ेंगे। धन्यवाद।